जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम अरशद आकिब, COES के डेवलपमेंट। मेरे साथ आज हमारा मौजू है क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। बिफोर वी स्टार्ट ऑन द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। हमारे साथ सैयद फरहान साहब हैं। आपका मोर देन 25 years एक्सपीरियंस है HR में और उससे रिलेटेड फील्ड में। He is a certified KPI practitioner from Australia. Also, he is a certified from Chartered Human Resource Management Institute UK. आपका UAE और पाकिस्तान में बड़े वर्किंग ग्रुप के साथ का एक्सपीरियंस है and he has covered almost all the field of HR. Nowadays, he is associated with the university in Karachi. हमारे पास डॉक्टर सकलैन शेर साहब हैं। परहैप्स ही इज द ओनली PhD पर्सन इन HR fraternity in Pakistan. Mashallah, he has a great deal experience working in UAE, Oman, Qatar, Scotland, Saudi Arabia and Pakistan. टेलीकॉम सेक्टर में भी काम किया है और बाकी इंडस्ट्रीज में भी रहे। आजकल एक बैंक से वाबस्ता है एज हेड HR कम्युनिकेशंस एंड एम्प्लॉय ब्रांडिंग। तो सिंस ही बिलोंग टू कम्युनिकेशन subject, so we hope to have more productive conversation with him. Khurram Ali Khan साहब हैं, he is CEO ASK Development, CA हैं, PhD in economics हैं, have a very splendid career within and outside Pakistan as well. Multi-billion projects को आपने handle किया है, and he has a passion for human resource connecting and developing. So let's talk about the टॉपिक ऑफ द डे, क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें हमने एक तो ये समझना है कि ये क्रूशियल कम्युनिकेशन होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, हाउ वी कैन इम्प्रूव सच सिचुएशंस जहां पे क्रूशियल कम्युनिकेशन होती है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फरहान साहब, क्योंकि आपका 25 years का एक्सपीरियंस है, सो यू गॉट द सीनियरशिप हियर एज वेल। तो आप बताइए सर, ये कम्युनिकेशन क्रूशियल क्यों हो जाती है, कौन सी सिचुएशन है, एंड वी कैन नेम इट एज अ क्रूशियल कम्युनिकेशन। Thank you, Akif, for my introduction. And salam alaikum to all the participants attending this webinar. Okay. Going to the topic and saying crucial communication. I think life and every moment of life is crucial, and anything which we do is looking forward for a solution orientation. ठीक है, अब अगर हम एक वर्क लाइफ लें तो हमारे बॉस होंगे, हमारे सबऑर्डिनेट्स होंगे। एक पर्सनल लाइफ लें, वी हैव फैमिली, वी हैव वाइफ, किड्स। इन ऑल दोज थिंग्स वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट हमें उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो अचीव करना होता है, ठीक है, और एक एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ जाना होता है। तो अगर हम किसी भी एस्पेक्ट को उस एंगल से सोचें और सोचने के बाद उस चीज पर अमल करने की कोशिश करें, तो मैं कहूँगा कम्युनिकेशन में पहला स्टेप कम्स मोर टूवर्ड्स द लिसनिंग साइड, टू हेयर, टू लिसन, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू बीइंग आस्क्ड फॉर, राइट। और उसके बाद उसको आपने डाइजेस्ट करना है, समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक बड़ा चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव यूजुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि जी समटाइम्स द बॉस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, राइट। और व्हेंस वी गो इनटू अ नेगोशिएशन, लेट्स टेक इन HR, देयर आर CBA यूनियन नेगोशिएशन, वी कम्स अप के उस नेगोशिएशन में दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो हमारी बात नहीं जान रहे। प्रोक्योरमेंट की हम नेगोशिएशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वो क्रूशियल इसलिए है कि उससे लॉजिकली बहुत सी सेविंग भी हो सकती है और एक अच्छी डील भी ब्रेक हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों में, ठीक है, हमें समझना है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अच्छा, अब द वे आई वुड से देयर आर लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। द वे आई वुड से व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट, it is more, as of today, I would say, it is more
reliant on the analytics, the data, जिसके बेसिस पर आप लॉजिक से बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे सबऑर्डिनेट हो, चाहे जिस तरह मैंने कहा नेगोशिएशन हो. लेकिन if you are just a storyteller and you are saying, oh, no one is gonna agree to me, it doesn't happen, right? Because boss wants to see something, the subordinates wants to see something. तो एक वो चीज कम्युनिकेशन के बड़े एस्पेक्ट आ जाते हैं. अच्छा, अब then the challenge comes, what and who wins, right? So I would say in communication, it is not a war between win or lose. I think it is a way to communicate for an amicable solution and way forward. तो अगर हम उस चीज को रखें, दोनों पार्टीज होंगी और उसमें challenges आएंगे, and then we proceed. So I think here I would say, I would have started. I would hand over the aspect to सकलैन साहब की बात सुनते हैं और फिर हम इस बहस को आगे चलाएंगे. जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग के जो क्रूशियल कम्युनिकेशन है ये वार नहीं है, एंड वी डू नॉट हैव सच कम्युनिकेशन फॉर विन और लूज. तभी हम इसको आगे लेके चल सकते हैं. आपने बात की कि ये तो नेगोशिएशन में भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी है, नेगोशिएशन भी है. वेरी राइटली कि वेयर डू वी हैव दिस. तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ी सी इनसाइट दें. क्या ये हमारी डे टू डे जो वर्क लाइफ है इसमें भी हम क्रूशियल कम्युनिकेशन से गुजर रहे होते हैं? थैंक यू वेरी मच अरशद साहब और फरहान साहब, और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे भी मौका मिला बात करने का, और मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का. तो मैं फरहान साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जहां पर उन्होंने फरमाया कि लॉजिक से चीज़ें चलती हैं. तो अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो तीन तरह की सिचुएशन अराइज होती हैं. एक होती है, एक कोई टास्क हो सकता है, ठीक है, एक रिलेशनशिप है, फिर वही जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की सर फरहान ने बात की. तो जो एसेंशियल और क्रिटिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली क्रूशियल कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है, जिससे आप उस सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे होते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर रहे होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप मैनेज कर रहे होते हैं, उस कम्युनिकेशन को जो क्रिटिकल जो आपकी मैसेज देना चाहते हैं उसको आप कन्वे कर रहे होते हैं, और उससे आप ट्रस्ट बिल्डिंग हासिल करना चाहते हैं या रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कोई, या फिर किसी ऐसे मसले का हल मिलके ढूंढ रहे होते हैं जो आपके सामने होता है. तो इस हवाले से हम टाइम टू टाइम जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन में जाते रहते हैं. अगर आप इसको अगेन उसी तरह डे टू डे में देखते हैं तो समटाइम्स आपको सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जो फीडबैक है, परफॉर्मेंस फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस फीडबैक है, जो बड़ा मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि हम किसी को बड़ी खुशी से उसके अच्छी चीज़ें तो बता देते हैं, लेकिन समाओ जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर हमें चैलेंज होता है, हम उसके बारे में जॉब के हवाले से डिसीजन ले रहे होते हैं, उसकी पीएमएस के हवाले से डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है. इसी तरह बाज केसेस डिसिप्लिनरी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसको हमने को मैनेज करना होता है, तो वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना. तो क्रिटिकल कम्युनिकेशन का जो आपने टॉपिक लिया, इट इज मैं समझता हूँ कि बड़ा एसेंशियल है और बड़ा क्रिटिकल है, ना सिर्फ तमाम एचआर प्रोफेशनल्स को, स्पेशली एचआर प्रोफेशनल्स को, बल्कि डे टू डे लाइफ में, खा वो एक हम अपने बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, खा वो मार्केट में जाते हैं किसी दुकानदार के साथ बात कर रहे हैं, खा वो किसी के साथ भी हम डीलिंग कर रहे होते हैं, ऑन द गो अगर कहीं पर चल रहे होते हैं, तो वो बड़ा मैटर करता है. इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी दूंगा कि मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क से साउथ अमेरिका के लिए मैंने ट्रैवल करना था. तो आपको पता है ब्राज़ीलियंस को आप जानते हैं, बड़े एग्रेसिव हैं. हम समझते थे कि शायद पाकिस्तानी एग्रेसिव हैं, लेकिन दुनिया के और बहुत सारे लोग भी एग्रेसिव होते हैं. तो फ्लाइट गॉट डिलेड, JF कैंडी पे हम खड़े हुए, फ्लाइट डिलेड होगी, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है.
अच्छा, शो डाला, खैर उन्होंने कोई थोड़ी देर के बाद कोई अल्टरनेटिव फ्लाइट का अरेंज हो गया, सब कुछ हो गया, तो दे स्टार्टेड चेक इन। ठीक है, अब वो जब चेक इन शुरू किया तो मेरी बारी भी आई, मुझे उन्होंने बोर्डिंग कार्ड दे दिया, मैं जाने लगा तो मुझे उस खातून ने जो टिकटिंग ऑफिसर थी उसने मुझे कॉल किया, मतलब आवाज दे के मुझे बुलाया। अब मैं एकदम मेरे जहन में वही आया, मैं कहा यार अगेन वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट शायद जो है ना कोई फिर डबल चेक लग गया है। ठीक है, तो उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट भी ले लिया और मुझे बोर्डिंग पास भी मुझसे ले लिया, तो कहती प्लीज जस्ट वेट। अच्छा, अब वो लोग चले गए, कुछ चंद लोग रह गए और मैं खड़ा हूँ। अब मैं आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ, मैं कहा यार क्या जुर्म कर बैठा हूँ, कैसी कोई गलती हो गई है मुझसे कि जो है ना मुझे रोक रहे हैं, और अगर मेरी फ्लाइट डिले होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ। Obviously, the अच्छा, अब natural मुझे, things. हाँ, अब मुझे उसने दोबारा बुला के मुझे ना कहती है आई एम अपग्रेडिंग यू, दिस इज द बिजनेस क्लास बोर्डिंग पास। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे कम्प्लीमेंट्री जो है ना बिजनेस क्लास दे रही है, तो इसकी क्या रीजन। अच्छा, मैं चलते चलते फिर ख्याल आया जहन में, इज इट बिजनेस क्लास? यस ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस क्लास एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री फॉर यू। ठीक है, वी हैव अपग्रेडेड यू। एक कदम उठाया, मैं फिर उसके पास वापस आया, मैं कहा बीबी मुझे ये बता यकीन नहीं कि आया। हाँ मुझे ये बता कि ये तुमने मुझे दिया क्यों, बिजनेस क्लास क्यों अपग्रेड क्यों किया मुझे। तो उसने कहा कि आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीबॉडी वाज फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, और हर बंदे की कोशिश थी कि हमसे आगे लड़ ले और हमें सुना दे। आप बड़े आराम से अपने मोबाइल पे लगे हुए थे और आपने कोई एक लफ्ज भी नहीं कहा, कोई ऐसा वो यानी इट वाज काइंड ऑफ जेस्चर दैट यू हैव शोन कि जी इट्स अ रूटीन वर्क और ऐसा टेक्निकली हो सकता है। तो लिहाजा हमने ये समझा कि आप बड़े पैशनेट हैं और बड़े सुलझे हुए हैं, तो वी हैव अपग्रेडेड यू। तो इसी तरह जिंदगी में आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आप एक चाय के कप पे भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हंस के प्यार मोहब्बत से बात करके भी कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कम्युनिकेशन। सो दिस इज आई थिंक कि हमें बीइंग ए मुस्लिम होने के नाते, बीइंग ए पाकिस्तानी होने के नाते, बीइंग एचआर प्रोफेशनल होने के नाते और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन होने के नाते और एथिकल कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए, दैट इज आवर प्राइम जो ना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एथिकल कंसिडरेशन। तो हमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी को, एक ग्रेशियसनेस को, ठीक है, काइंडनेस को मद्देनजर रखकर अगर हम ये चीजें लेके चलेंगे तो ये जो क्रूशियल और क्रिटिकल कम्युनिकेशन है उसको हम बेटर कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी मिसाल हमें दी है कि अगर हम क्रूशियल कम्युनिकेशन को हैंडल करना जानते हों तो क्लब क्लास भी जो है वो आसानी से मिल सकती हैं। तो हमें ज्वाइन किया हुआ है मोहम्मद एहसनुल्लाह साहब ने, ये इज सीनियर मैनेजर PIA हियर इन हेड ऑफिस इस्लामाबाद। कुछ और सीनियर दोस्त भी हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो हमें जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू टाइम टू टाइम दें, एंड द ऑडियंस कैन सेंड देयर क्वेश्चंस थ्रू चैट बॉक्स एज वेल। खुर्रम साहब, आपकी तरफ थोड़े से फर्क के साथ यही क्वेश्चन मैं लाना चाह रहा हूँ कि जब हम क्रूशियल कम्युनिकेशंस के अमल से गुजरते हैं, यानी हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा है या इन्वायरमेंट टेंस हो जाती है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? दीज आर आवर वर्ड्स और आवर बॉडी जेस्चर्स दैट इन्फ्लेम द सिचुएशन? देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में क्रूशियल कम्युनिकेशन, बाकी मेजर पोर्शन तो फरहान सटन साहब ने कवर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसके अलावा, वो ये है कि हम दूसरे को साथ लेके चलें, दूसरे को कम्युनिकेशन में हिस्सा बनाएं। इसलिए कि होता क्या है कि वर्ड्स होते हैं, एक बॉडी गेस्चर्स होते हैं, आपकी जो एक्टिविटी होती है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी कम्युनिकेशन में आपको लगता है दूसरे आदमी को या एक पार्टी को कि दूसरा आदमी उसको इग्नोर कर रहा है, मतलब उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। तो नॉर्मली आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, बट अगर आप लाइक एक मीटिंग हो रही है और उसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड करते हैं, उनकी बात ही मत सुने, तो ओवरऑल इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव जाता है। मतलब वो लोग नेक्स्ट टाइम रिलक्टेंट होंगे कम्युनिकेट करने में, उन्हें लगेगा कि हालांकि बाद में भी एजेंडा मुकम्मल हो गया, सारी बातें हो गई। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रूशियल कम्युनिकेशन के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को हम साथ लेके चलें, इंटरेक्टिव रहें और उनकी बात को सुने जरूर। इसलिए कि इसका
अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है। जैसे हम बहुत चीजों में कहते हैं कि लेट्स टॉक, मतलब बात करने से चीजें हल हो जाती हैं, कितनी भी चीजें, और हम लोगों को बिजनेस में डे टू डे इस चीज को डील करना पड़ता है कि बहुत डिस्प्यूट्स आते हैं, बट इवेंचुअली बात करने से चीजें हल हो जाती हैं। मुझे आई स्टिल रिमेंबर 25-25.5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे मेरे जो बॉस थे उन्होंने एक बात की थी कि यू हैव टू सी के बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चीजों को कि कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होनी चाहिए। ऑलवेज लिसन, पेशेंस रखो सुनने का, साथ लेके चीजों को चलना चाहिए, ताकि कोई अपने आप को एक्सक्लूड ना महसूस करे कि आप बोले जा रहे हो या आप कर रहे हो। आप बेशक उनकी मर्जी कर दो, बट अगर आपने उनको सुना नहीं तो बात वो बेकार हो जाती है। और सेम चीज बिजनेस में और ऑफिस डीलिंग में हमें रोजाना उसमें आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अल्फाज, बॉडी गेस्चर्स, और उसके बाद जो तीसरी चीज होती है कि दूसरे को साथ लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रुशियल कमिशंस का। दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट से मोहित साहब का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन स्किल तो आउटस्टैंडिंग हो, मगर जो है स्टेज फोबिया हो तो फिर क्या करें? बाय द वे, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आउटस्टैंडिंग है तो फिर फोबिया तो नहीं हो सकता। ये जरा हमारे मौजू से बाहर है, बट वी विल ट्राई कि हम इसको कर सकें। जूबी कह रही हैं कि पेशेंस इज द की। वेरी राइट, ऐसा ही है। अब इसी सिचुएशन को, और फरहान साहब, अभी येट वी आर ऑन अ प्रोविंग स्टेज, एक इन्वायरमेंट का कितना रोल है कि जो हम एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है, इट टर्न्स इनटू क्रूशियल कम्युनिकेशन। ओके, आकिफ, बहुत सही बात की। मैं एक्चुअली यही बताना चाह रहा था, एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स, या जो तीसरी चीज है जनरेशन गैप। हमें कम्युनिकेशन में ये चीज समझनी है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज 20-30 years senior to us, right? He may have a different perception to talk, understand, and the pace and the voice, everything would change. वही कम्युनिकेशन हम एक ऑफिस एनवायरनमेंट में अपने पीयर से कर रहे हैं, इट वुड बी डिफरेंट। नाउ इन द इवनिंग वी गो टू अ शॉप and maybe he's the same age but he is not so educated, it is again different, or he's poor. We come to home and there's a child which is another 20-30s। भी हमारी इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल सर्कल्स में हम देखें तो बच्चों और वालदैन में बड़े डिफरेंसेस के इश्यूज हैं, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज हैं। आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जनरेशन का आता है, अंडरस्टैंडिंग का आता है। 10 साल का डिफरेंस है, 20 साल का बच्चे में डिफरेंस है, सो ही इज नॉट गोना कम्युनिकेट द सेम वे। इसी तरह जिस तरह हमने एनवायरनमेंट की बात की ना, तो देयर आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स, राइट? व्हाट इज द टाइम, किस वक्त बात हो रही है, कितना शोर है, कहां से हो रही है, मीटिंग है, ठीक है, या एक ड्रामा चल रहा है। तो दे आर ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल वी वॉच ड्रामास ऑन टीवीज, राइट? वो एक ही बात को 1 घंटे में बताते हैं, ठीक है। अभी किसी ने सवाल किया कंसाइज, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट में इट इज नेसेसरी कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सोल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ जाएं, क्योंकि हमें वो समझना है। अच्छा, आजकल फ्रॉम मेमो और ऑफिस नोट्स कल्चर to email culture, and now coming to WhatsApp culture or even briefer, right? So we have to be very quicker and smarter in the communication. तो वो हमें समझना है कि हर situation फर्क है। It is not that every shoe would fit to all. It is not like that. तो ये बहुत important है कि हमें समझना कि especially I would say कि let's say employee orientation हो रही होती है। There are senior people, they are doing orientation, and there are management trainees which are 30 years younger than, and they are trying to give them certain examples and things which they were not even born in that time, ठीक है। वो तो पाकिस्तान में 30 साल पहले पैदा ही नहीं हुए थे, उनको चीजें पता नहीं है, उनको वो चीजों से कोई वाबस्तगी नहीं है। आप उनको बता रहे हैं, आपने बड़ा उनको हैवी डोज ऑफ लेक्चर या कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन सेशन दिया, was it fruitful? Did you get the result out of it? No. So you need to understand, if your audience are 30 years younger, come up with things which they would be interested to listen more. तो इसलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव था उनको आउटसाइडर्स को इनसाइडर बनाना था through that orientation process in few hours, right? And you could have achieved more. So I would say बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन में जो हर एंगल से देखने चाहिए, और स्पेशली जो वो एनवायरनमेंट जो हम एक और लास्ट में कहूंगा
कभी कभी इंसान की गुस्से की तबीयत होती है, बुजुर्गों की बीमारी की तबीयत होती है, ठीक है, उनका शायद मूड नहीं हो रहा होता, ठीक है, वाइफ की रिलेशनशिप में शायद उनका भी कोई और एस्पेक्ट हो, ठीक है। तो एट एवरी सिचुएशन, राइट, वी ऑल नीड टू बी फर्स्ट, एज आई सेड अर्लियर, very good listener. Try to identify what is the objective of this communication from their part or our part, and then find the amicable way forward, right? And the tone of voice, the body language, the way we'll communicate would change with every aspect of communication. You have to be extremely flexible. Thank you. थैंक यू। अच्छा, मैं चैट में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप कम्युनिकेशन अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो हमारे टॉप के लिए, हमारी डिस्कशन के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट इश्यूज में कुछ दोस्त हाईलाइट कर रहे हैं। वो आज आई एम सॉरी, इस पे हमारे ऑलरेडी कुछ सेशंस हुए हैं, आप रिकॉर्डिंग उसकी वहां पे देख सकते हैं। कुछ को हम कोशिश करेंगे कि करें। इसी तरह से मौजूब साहब ने हमें बताया है कि अगर क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस होके चला जाए तो इन चीजों को, क्रूशियल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। दैट्स अ गुड सजेशन। अभी हम मजीद इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सकलैन साहब, उस पर हम कुरन साहब के पास भी जाएंगे। आप जो हम टेक्निकल चीजों में तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बुनियादी क्वेश्चन होता है, आई मस्ट आस्क बोथ ऑफ यू, जब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो तो एम्पैथी वर्सेस सोल्यूशन। सोल्यूशन तो ये नहीं जो किसी आप नेगोशिएशन में है, आप टेक्निकल हल की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप उसका टेक्निकल साइड है, मसला के तौर पर किसी को नंबर्स में कुछ चीज चाहिए, वो कम मिली है, किसी का ये ख्याल है कि उसे ड्यू शेयर से उसे कम मिला है। जैसे अभी बात हुई कि जी कोई वन फील लेफ्ट आउट, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हमें किसको इंक्रीज करना है, द टेक्निकल एबिलिटी टू हैंडल and facilitate others in crucial communication, or we need to add more and more flavor from the empathy? जी डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करके मैं फिर कुरन साहब से रिक्वेस्ट करूं। जी जबरदस्त क्वेश्चन अर्शद भाई, थैंक यू सो मच। इट्स रियली अमेजिंग कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा जो फरहान साहब की बात थी उसी को आगे लेके फिर इसको उसके साथ रिलेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम क्रूशल कम्युनिकेशन में क्यों उलझे हुए हैं या क्यों हम उसका शिकार हो रहे हैं, तो हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट को देखना है। एक तो अभी इस वक्त इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमारे यहाँ बड़ा लैक ऑफ फोकस है, ठीक है। जो बात हो रही होती है हम उसकी बजाय मल्टीटास्किंग पे और कंटिन्यूसली हम मल्टीटास्किंग पे चले जाते हैं। लैक ऑफ फोकस, फिर मल्टीटास्किंग हो गई, फिर हम टेंडेंसी है हमारी कि हम एक टास्क से, एक बात से दूसरी बात की तरफ जाते हैं, ठीक है, और उस पे जाने से पहले हम जो ह्यूमन कंसिडरेशन है उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ऑफिस में भी अगर आप देखते हैं एनवायरनमेंट में, तो हमारे पास दर्जनों चीजें आ रही होती हैं, बी इट हम जूनियर लेवल पे हों, सीनियर लेवल पे हों या जैसे भी हों, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से मुराद ये है कि लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया है किसी एक पर्टिकुलर चीज के हवाले से। मैं इसमें जमातों की बात नहीं करूंगा या किसी भी। अच्छा, तो वो जो कर्टियस या एम्पैथिक होने की जो एक बंदे की विलिंगनेस है ना, वो कम हो गई है, ठीक है। वो उस तरफ लोग कम आते हैं, वो अपने 2+2 को 4 ही देखना चाहते हैं, ठीक है। इंस्टेड के वो 2+2 को 5 बनाने की बजाय वो उसकी तरफ नहीं चाहते। अच्छा, अब रहा कि किसकी कंसिडरेशन ज्यादा हो और किसकी कंसिडरेशन कम हो, तो उसके लिए भी हमें एक तो सबसे पहले हमें एक्टिव लिसनर के तौर पे देखना है, सुनना है, कि सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना, बल्कि उस बंदे को या जो भी डिस्कशन हो रही है या जो उसके ऊपर है, अगर हम उस पे एक्टिव लिसनर के तौर पे हमने क्लियरली ना सिर्फ अपना मौकफ बयान करना है, बल्कि अगले की रिस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखना है जो आपका ऑडियंस होगी, ठीक है। अच्छा, फिर
एम्पैथिक एम्पैथिक होने का मतलब ये होता है कि आप डीपर लेवल पे जो नेक्स्ट पर्सन है उसके इशू को अप्रोप्रिएट वे में, उसकी इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए उसके चैलेंजेस को आप समझने की कोशिश करते हैं, उसके व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फिर इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है। वही बात राणा साहब ने भी की और फरहान साहब ने भी की कि हमें अपनी जो बॉडी जेस्चर है या वो जो वॉइस ऑफ टोन है, ठीक है, उसको भी हमने अब उस एनवायरनमेंट के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए उसको भी फोकस करना है कि भाई वो किस तरह के बंदे से कैसी बात करनी है, ठीक, वो क्या कहना चाह रहा है, और गुस्से में है, मोहब्बत में है, प्यार से है, और वो अथॉरिटेटिव है। अभी एक चैट में किसी दोस्त ने लिखा हुआ है कि जी सीईओ अगर बात सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है, और वो अलाउ ही नहीं करता कि जी क्या है, तो आपने वहां पर इमोशनली इंटेलिजेंट भी शो करनी है और एडप्टेबिलिटी भी शो करनी है कि आप खुद एडॉप्टेबल भी हो जाएं उसमें। अच्छा, बाज़-औक़ात ये भी होता है, इसकी भी एक मैं छोटी सी आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मिसाल देना चाहूँगा। मैं ओवरसीज़ में एक कंपनी में काम कर रहा था, तो मिडल ईस्ट के अंदर नॉर्मली स्ट्राइक जो है वो अलाउ नहीं होती, ठीक है। किसी तरह की भी जो यूनियन बाजी है या कहीं जाके कोई हड़ताल करना वो नहीं होता। समहाउ एक हमारे प्रोजेक्ट पे हड़ताल हो गई, ठीक है। अच्छा, वो हड़ताल वर्क प्लेस पे करने की बजाय उन्होंने कैंप के अंदर हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा जी कल हम ड्यूटी पे नहीं जाते, क्योंकि अगर वो ड्यूटी पे जाके हड़ताल करते तो सीधे उनके ऊपर वो लाज लगने थे, वो जेल में भी जाने थे और लोग जो है ना उनको डिपोर्ट भी हो जाना था। उन्होंने उन्होंने कहा जी कि हम जाते ही नहीं ड्यूटी पे, घरों से नहीं निकलते, कहा जी हम बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, अब उसका क्लाइंट हमारा जो था वो आई कैन नेम इट सऊदी अरामको क्लाइंट था, ये बड़ी पुरानी बात है। तो सऊदी अरामको ने हमारी मैनेजमेंट को बुला लिया कि भाई जो है ना ये हमारा प्रोजेक्ट बड़ा क्रिटिकल है और इस स्टेज पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खुरम साहब सेकंड करेंगे इस बात को कि जब क्रिटिकल पाथ पे प्रोजेक्ट होता है तो वो एक एक मिनट की प्रोग्रेस जो है ना वो मैयर कर हो रही होती है और उसके हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। तो वो कुछ भी डिले करेंगे तो सारा वो डिले हो जाएगा। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जी हम आपको ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फाइन करेंगे, अगर आप ये रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मे इट लीड टू टर्मिनेट द प्रोजेक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने हमारे सीनियर्स ने अपने तौर पे मैनेज करने की कोशिश की, जो बंदा जाए उसको वो पकड़ के फेंटी लगा दें उसकी, ठीक है, उसकी बेइज्जती कर दें। अब लोग डर गए। समहाउ मेरे बॉस ने के पास बैठे थे, उसने कहा यार ये मामला बड़ा डेंजरस हो गया और तुम अपने आप को बड़ा शेर कहते हो, तो ये कैसे होगा। मैं कहा सर मुझे भेज दें, मैं मामला हल करता हूँ, ठीक है, वैसे ही गट फीलिंग में, ठीक है, मतलब मैं आई एम नॉट द चैंपियन फॉर दैट, लेकिन मैंने कहा जी ठीक है देखी जाएगी। अब वो डरते डरते उसने कहा कि ये ना हो गया यार तुम्हारे फेंटी लग जाए, तुम्हें तो नजर भी नहीं आने के गए किधर, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा जी इट्स ओके टू मी, मैं जाता हूँ। वो खैर मैं वहां पहुंच गया। अब गेट पे गया हूँ तो उससे पहले मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर जो था वो आ गया मिलने के लिए। कहता आप ना जाएं, ये जो भी हेड ऑफिस से बंदा आ रहा है उसकी ये वो कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा यार अब आ गया हूँ तो लेट मी स्पीक विद देम। खैर किस्सा मुख्तसर कि मैं गेट पे पहुंचा तो एक पूरा हल्ला मच गया। मुझे लगा कि ये ना अब आज जूते भी पड़ेंगे और पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मामला था। खैर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा हूं तो एक बंदे ने कहा रुको रुको रुको, ये तो वो सकलैन है, ठीक है। तो दूसरे ने कहा भी है तो क्या हो गया, ठीक है, ये भी मैनेजमेंट की तरफ से आया है, ठीक है। अच्छा खैर दो चार बंदे इतनी देर में और इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप किस लिए आए हैं। मैंने कहा यार मैं बात करने आया हूँ। तो दरमियान में उनका जो एक सो कॉल्ड लीडर था उसने कहा यार अगर सकलैन बात करने आया है ना तो यूं समझ लें कि हम इसकी बात मानते हैं और हम ये हड़ताल खत्म करते हैं। अच्छा, अब मैं भी अंदर से डरा हुआ हूँ। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं नहीं कहता तुम हड़ताल खत्म करो, मैं नहीं कोई भी ऐसी बात करता, लेकिन मुझे असल में बात बताओ क्या है, क्या इशू और आप चाहते क्या हो।
अप फ्रंट उन्होंने कहा जी कि वी हैव ट्रस्ट ऑन यू, कि आप जब भी हम आपके पास किसी भी मामले पे गए हैं तो आपने हमेशा हमारी इज्जत के साथ बात सुनी है, हमें चाय भी पूछी है, हमें बैठाया भी है आपस में, ठीक है, फलां टाइम पे आपने मेरे साथ ये अच्छा किया, फलां टाइम पे आपने ये अच्छा किया, ठीक है। मैं फिर भी अंदर से डर रहा हूं, मैंने कहा नहीं फिर भी आप बताओ कि आपके मुतालबात क्या हैं, ताकि मैं मैनेजमेंट, इस वक्त मेरे पास मैंडेट है और मैनेजमेंट फंसी हुई है, जो कहेंगे वो करेंगे। खैर बात हुई, उनके साथ डिस्कशन हुई। अब वो जो बंदा था वो सारे एक पर्टिकुलर एरिया के थे, सराइकी स्पीकिंग कुछ लोग थे, कुछ डिफरेंट थे, तो मैं आई स्टार्टेड टॉकिंग इन पंजाबी, सराइकी और उनकी लैंग्वेज में, ठीक। उनके साथ उसी तरह हमारे कुछ इंडिया पंजाब से भी लोग थे, कुछ डिफरेंट जगहों से, तो मैंने उनकी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दी। 2-3 बंदों के साथ हम बैठ के उनके जो मुतालबात थे मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने ऑन द स्पॉट अप्रूव कर दिया कि ठीक है जी ये हम इसको कर देते हैं। तो जब आप एम्पैथिक हो गए, जेन्युइननेस उनको नजर आई, उनके मसाइल को आपने ना सिर्फ सुना, आपकी मैनेजमेंट ने भी उसको तस्लीम किया कि ये बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी हड़ताल यूं समझ लें कि विद इन 40 मिनट्स, इट टुक 40 मिनट्स, ना सिर्फ वो खत्म हुई बल्कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं वहां रहा कभी ऐसा मैंने फील नहीं किया। तो आपको एम्पैथिक होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू कि जी आप सिर्फ फैक्ट्स पे जाएं या वो सारा सिलसिला उस पे जाएं। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि ओपननेस, उनकी जबान में बात करें, जो वो बात जिसको क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात जो कहना चाह रहे हैं बगैर एम्बिग्यूटी के बात करेंगे तो वो ज्यादा असर रखेगी। जी खुर्रम साहब, आप भी सऊदी अरब में रहे हैं, कभी आपको भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना कि पड़ा? मैंने तो सऊदी अरब से पहले जब मैं कराची में रहता था और सिंध की ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी में था, तो वहाँ का जो फेवरेट मशगला था वो हड़ताल था। वो मतलब घंटों के हिसाब से कोई भी चीज होती थी कि उस पर हड़ताल होती थी। एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में अपनी वजह से नहीं जा सकते थे, वो मलबा जो सारा वो ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी पे निकलता था। तो मैं कभी 3 दिन गुजार के मैं कराची वापस आता था, तो फिर हड़ताल होती थी, फिर जाके दूसरी जगह चला जाता था। देखें सर, जो बात हो रही थी मैं सेकंड करूंगा सफर साहब की बात को, कि एम्पैथी से सिचुएशन डिफ्यूज होगी। आप जब भी किसी से बात करें, आप कितना अच्छे टेक्निकल होंगे, आप जब तक आप अपनी कहते लाइन पे नहीं आएंगे ना, तो उस वक्त तक कोई किसी चीज को समझ नहीं आएगी, कान बंद हो जाते हैं। इंसान जब गुस्से में होता है, तो मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि जो बकरीद पे हम लोग देखते हैं, जो बैल गुस्से में होता है तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो जो गुस्सा होता है तो ऐसा है, और मतलब वी ऑल आर फेस दिस इशू एट सम पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिफ्यूज करने के लिए सिचुएशन को, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। जब आपने एम्पैथी के थ्रू चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया, जैसे डॉक्टर सकलैन ने बात की कि लोग उनको पहले से जानते थे, कोई अच्छे गेस्टर्स थे, उनकी जुबान में बात किया, वो हुआ कि ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ, टेक्निकल चीजें उसके बाद असर करना शुरू होंगी। हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट अ टेक्निकल थिंग, इज ए फितरी थिंग, ये फितरत है, नेचुरल चीज है। और कम्युनिकेशन के थ्रू ही, इवन आज से 1000 साल पहले भी जब झगड़े होते थे, जंगे होती थी, तो कम्युनिकेट करके ही चीजें सॉल्व होती थी इवेंचुअली, या तो गलबा पा जाते थे, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी कम्युनिकेशन से होती थी। तो एम्पैथी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उससे, वो प्राइमरी है, आप उससे सिचुएशन को डिफ्यूज करेंगे, एक लाइन पे लाएंगे, एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। सबसे पहले आप फील करवाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने किया, कि आप दूसरे को फील करवाएंगे कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। आपका पर्पस जो है वो सारी हड़ताल खत्म करवाना नहीं है। हड़ताल खत्म करवा देते बगैर सुने तो वो लोग कहते हैं आके हमारा बेनिफिट लेके चला गया। कहीं ना कहीं तो दिमाग में आता ना, हो सकता है उनके जहन में 5 चीजें हो, डॉक्टर साहब को 4 चीजें पता होती, तो कहते यार आया था और बेनिफिट लेके चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि उनको शामिल कर लिया, दे आर ओपन। अब वो अगर कभी कभी चीजें नहीं भी रिजॉल्व हो बाद में, तो एटलीस्ट उन्हें एक ट्रस्ट लेवल होता है जब एम्पैथेटिक तरीके से किया जाए कि जी हमारी बात सुनी गई, तो चले अभी नहीं होगी बाद में हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टार्ट विद एम्पैथी। जब तक आप एक लाइन पे नहीं आएंगे, दूसरे को के अगर कोई टेंस सिचुएशन है उसको डिफ्यूज नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी। तो कोई कितने गुस्से में हो, जब नॉर्मली कुछ लोगों में पर्सनल जो है एक अरोमा होता है, जैसे इवन जो लीडर्स की हम बात करें, जो डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकल हवाला दिया था, तो जो बड़े लीडर्स आप देखें उनका कैरिज्मा है, तो सबसे पहले वो अपना वो कैरिज्मा यूज करते हैं, उसके बाद उन्होंने जो बातें मनवानी होती है वो मनवाते हैं। लोग उनकी बातें मान रहे होते हैं, इसलिए कि पर्सनैलिटी का कैरिज्मा ऐसा है कि लोगों के जहन में बैठ जाता है। तो लोग कहते हैं ये गलत भी बात है, जैसे बड़ा मशहूर है ना कि वो बड़े इस्लामी लीडर है कि उनकी तो चोरी भी नहीं,
नेकी है, उनकी चोरी में भी सवाब है और गड़बड़ में भी सवाब है। तो वो कैरिज्मा पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका क्या क्या उन्होंने किया, कैसा कम्युनिकेट किया। हो सकता है वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे हों, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हैव टू स्टार्ट विद एम्पैथी, उसके बाद आपने जो चीजें करनी है टेक्निकल चीजों पे आए, आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही। हमारे पास ऑडियंस ने, जिस वसीम साहब हैं, उन्होंने मैनेजमेंट इश्यूज की बात की है, नाजिया गुड कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, ताहिर साहब कह रहे हैं कि हाउ टू हैंडल द एंग्री पर्सन, तारिक साहब का ख्याल है कि वी शुड टॉक अबाउट दी कम्युनिकेशन बैरियर्स, दानी साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी पे ही इख्तलाफ हो तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का कैसे बताएं। इसी तरह से डॉक्टर फैसल साहब का भी अच्छा है कि जी एचआर ही अपना काम नहीं कर रहा जो ऊपर की। तो हम इन सारी चीजों को अगली गुफ्तगू में एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे मैं ब्रीफली इसके आई वुड लाइक टू आंसर, अगर आप इजाजत दें। प्लीज गो अहेड। मल्टीपल जगह पर ये कहा गया कि मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनता या बॉस, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली रैप अप करूंगा। जस्ट इमेजिन उस बॉस ही ने तो आपको हायर किया है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है वो नहीं सुन रहा। उस मैनेजमेंट ने तो आपको एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो कैसे हो सकता है वो नहीं सुन रहा, ठीक है। एचआर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो एम्प्लॉय कह रहा है कि वो एचआर हमारी बात नहीं सुनता। देखें बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल बात यह है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, वो विशेज हैं, उसका वर्क एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैनेजमेंट को जब आप बताने की कोशिश करते हैं तो आप वो विश को घर में रखें ना, तो लेट्स वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसी तरह बॉस या कॉर्पोरेट मीटिंग या बोर्ड मीटिंग की जब हम बात करते हैं, अगर आपके पास मवाद होगा, मैनेजमेंट जो सुनना चाहता है आपसे, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस आपसे रखता है, आई कैन वाउच कि अगर उन्होंने 10 मिनट आपको दिए वो 20 मिनट देंगे। लेकिन अगर आप बताना कुछ और चाहते हैं और वो सुनना कुछ और चाहते हैं, तो पहले समझें कि आप एक्स कंपनी में आए थे, आपको वाई काम के लिए रखा गया था। अगर आप वाई काम अच्छा करेंगे तो आपकी अप्रिसिएशन होगी, लेकिन अब आ तो गए लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और है। तो एक्चुअली यहां पर मिसमैच होता है, जहां मैंने कहा जब तक आप गुड लिसनर नहीं हो सकते, मैनेजमेंट को नहीं समझ सकते, वालिद को नहीं समझ सकते, वाइफ को नहीं समझ सकते, गर्लफ्रेंड को नहीं समझ सकते, ये कम्युनिकेशन बैरियर रहेगा। तो जर्नली ऑफिस एनवायरनमेंट के जो मैं बहुत दफा सेशंस में सुनता हूं, आई थिंक इट इज अ बैरियर नॉट टू लिसन, रादर टेलिंग द मैनेजमेंट दे आर नॉट लिसनिंग। आई थिंक वी ऑल नीड टू टेक एक्शन। बिल्कुल सही कहा कि परसेप्शन सिर्फ अपना ना रखें, आप ये भी देखें कि जो दूसरी तरफ है, मेज की दूसरी तरफ जैसे मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आप कितना उसके साथ मैच कर रहे हैं और अपने ऑफिस एनवायरनमेंट और रिक्वायरमेंट को साथ लेके चलते हैं। तो डिजायर को जरा आप एक साइड पे रख के आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अब ये बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का, कि ये भी हमारे लिए कम्युनिकेशन चैलेंज एक बन जाता है कि पीपल हैव ए टेंडेंसी नॉट टू चेंज, वो रेजिस्ट करते हैं नई पॉलिसी। तो यहाँ फिर क्या एचआर के या जो टीम लीड यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जी हम उस पॉलिसी को या चेंज को कैसे लेके कम्युनिकेशन में लोगों के लिए इजी करें। अच्छा, ये समहाउ इसमें टेक्स्ट ज्यादा हैं, ठीक है, डिफरेंट टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब आप किसी को भी कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह की जो चेंज होती है तो उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो अगेन कि आपको क्लियर हो कि इससे हम ऑब्जेक्टिव हासिल क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी आपने पॉलिसी है या कोई सिस्टम पे काम किया है या कोई प्रोसेस की बात कर रहे हैं, या इवन दो कि आपने लोगों को रिडंडेंट किया करना है या उसके बारे में बताना है, तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना है कि ये ऑब्जेक्टिव है। फिर आपने देखने को ऑडियंस उसकी कौन सी है, ठीक है, उसके बेनिफिशरीज कौन से हैं, उसके कौन से अफेक्टीज हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपने उस कल्चरल जो सेटिंग्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, ये इट कैन नॉट से कि जी आप हर ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसे ही कर सकते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल सेटिंग के हिसाब से चेंज है, मॉडिफाई होना है। अच्छा, अब आपने उस देखना है कि
वो जो ऑडियंस है आपकी उसके ऊपर आप इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं। खुरम साहब ने क्रिस्मैटिक लीडरशिप की बात की। इसी तरह कुछ अगर पावर कल्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हो सकता है वो अगर सीईओ वही बात करेगा तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा एज कंपेयर टू कि आप सिर्फ एक एचआर की तरफ से एक ईमेल निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने बड़ा उसकी कंसिडरेशन, ड्यू कंसिडरेशन, ये पहले ड्यू डिलीजेंस करनी है, फिर उसकी ड्यू कंसिडरेशन करनी है, पूरा प्लान चेकआउट करना है, फिर देखना है कि क्या मैसेज देना है हमने। ठीक है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। बाजुकात ये है कि जो जरूरत से ज्यादा चीज अगर आप बता देंगे तो वो भी आपके लिए डेंजरस हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पैक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जिनका वॉल्यूम बड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज में वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहां तो आपके एक एक लफ्ज को मॉनिटर किया जा रहा होता है और उससे आपके स्टॉक पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आपने इस पे एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के उसका एक्शन प्लान बनाना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है और फिर मॉनिटर करना है कि हम कैसे। अब इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ ताकि हम इसको आगे बढ़ें। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर ये तय हुआ कि गाड़ियां खरीदनी है मैनेजेरियल स्टाफ के लिए। ठीक है, तो गाड़ियां, महंगे वाली गाड़ियों की प्रपोजल बन गई और मैनेजमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। जब लोगों को पता चला कि ये फलां गाड़ी आ रही है, ठीक है, उस वक्त हमने सब लोगों के लिए, जो डिपार्टमेंट हेड्स थे उनके लिए लैंड क्रूजर्स अरेंज की थी। ठीक है, और उससे नीचे होंडा की एक गाड़ी थी वो थी, और बाकी लोगों के लिए भी इसी तरह डिफरेंट लेवल की गाड़ियां थी। ये मैं बात कर रहा हूँ मिडल ईस्ट की, जहाँ गाड़ियों की उस तरह वैल्यू नहीं है जहाँ या पाकिस्तान में। अच्छा, अभी वो प्रपोजल अप्रूव हुई है और कम्युनिकेट नहीं हुई, लोगों को पता चला, लोगों ने जनाब अनायमेंट शो कर दी, गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, यार ये कोई गाड़ी है, हमने ये क्या करना है, ये प्लान करना है। मैनेजमेंट को बड़ी जल्दी रियलाइजेशन हुई कि नहीं, शायद हम कोई गलत डिसीजन कर बैठे हैं। ठीक है, व्हाट दे डिड इट, उन्होंने दो कमेटियां बनाई, एक हैट कमेटी बनाई और एक कैट कमेटी। एक कल्चरल एक्सेप्टेंस की कमेटी बना दी, ठीक है, और एक ह्यूमन एक्सेप्टेंस की बना दी। ये इसकी टेक्निकलिटी है बड़ी लंबी चौड़ी की कैसे बनती है, बट सिंपल वर्ड्स में ये है कि उन्होंने तमाम लोगों को एक फॉर्म दिया, फीडबैक फॉर्म दिया कि अच्छा जी, जो जो पर्सपेक्टिव बेनिफिशरीज थे, ये 3 गाड़ियां इनमें से आप चूज करेंगे। यकीन करें, जब वो एंड अप हुआ उसका, तो वो जो पहले कॉस्ट अप्रूव हुई थी और बाद में जमीन आसमान का फर्क था। यानी पहले अगर फर्ज किया 1 मिलियन हम एक बंदे को दे रहे थे गाड़ी, तो बाद में वही चंद लाख पे आ गई, 3 या 4 लाख। लेकिन लोग बड़ी खुशी से, ओ मुझे करोला मिल रही है, मैंने करोला मांगी थी तो करोला मिल रही है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लोगों की मतलब को नजर रखें कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। सिस्टम अगर चेंज कर रहे हैं, कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, उनको पता चले कि भाई ये क्विक एंड फास्ट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, इसका सिंपल वे में होगा और आपको ये फायदा होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में ये सारी चीजें आपने बड़ी इफेक्टिवली देखनी होती हैं और फिर कम्युनिकेट करनी होती है। वेरी राइट, बहुत अच्छा बताया कि चेंज कम्युनिकेशन के अंदर जरूरी है कि लोगों के परसेप्शन और इंटरेस्ट को लिंक किया जाए। बिल्कुल, ये इंसानों की ये है ना, अडल्ट की ये सोच होती है, वो प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर जाता है कि मेरे लिए क्या है, व्हाट्स फॉर मी इन द चेंज। अगर वो लिंक कर सके कल्चरली, आपने सही कहा कि समटाइम टोयोटा और सुजुकी मेहरान की वैल्यू किसी की नजर में बहुत ज्यादा होती है किसी और, क्योंकि वो कहते हैं ये कैश कार है। तो दिस इज क्लासिक केस टू अंडरस्टैंड। जी खुर्रम साहब, आप भी हमें एनलाइट करें कि जो मैनेजमेंट और इंडिविजुअल के मामला बहुत हमारे क्वेश्चंस के अंदर आ रहे हैं, इन यहाँ क्या कम्युनिकेशन बैरियर? देखिए, सबसे पहला जो शिकायत होती है ना, जो स्टाफ को या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग सुन रहे होते हैं, जो रिसीविंग एंड पे होते हैं, उन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि हमें सुना नहीं गया, हमसे तो बात ही नहीं की, हमारी तो मर्जी किसी ने नहीं पूछी। अच्छा, मजे की बात होती है, अगर आप उनसे पूछोगे, हो सकता है वो आधे ब्लैंक हो, आधों को कुछ नहीं पता होगे, आधों को कुछ नहीं पता होगे कि वाकई कोई बात थी, ये क्या है या क्या कहना है, बट उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। तो सबसे बड़ा इतराज इस चीज के ऊपर होता है। और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे जो एग्जैक्टली मेरे ख्याल है क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल की बात है ना, कि अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, चीजों को इस तरह प्रेजेंट करो कि लोग खुशी खुशी जहर भी पी जाते हैं।
तो हाँ, तो होता ही है कि चीजें अच्छी होती हैं, बट अगर ऐसे प्रेजेंट हो कि लोगों को उसका फायदा ना नजर आ रहा हो, चीज वही होती है, मतलब मिसाल के तौर पे कोई कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है या कोई फैसिलिटी दी जा रही है, तो उनको नहीं समझ आती। मैंने खुद फेस किया, हालांकि बड़े सीनियर लेवल पे फेस किया, कि हमने एक अलाउंस दिया और उन साहब को नहीं समझ आ रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा अलाउंस बंद कर देता हूँ, उसकी जगह ये दे देता हूँ, ही वॉज हैप्पी। तो मुझे देन आई रियलाइज कि मैंने जो अलाउंस उसको दे रहा था वो मिसाल के तौर पे उसकी वैल्यू 15,000 रुपए थी, और जो मैंने उसको ऑफर की उसकी 5,500 रुपए थी, ही वॉज हैप्पी। तो अब चक्कर ये था कि उसको उसकी परसेप्शन क्या थी क्या नहीं थी, ठीक है, आई वाज ओके, मैं ठीक है, मैं जाहिर बात है, मतलब उसको मैं मजीद क्या जस्टिफाई करता अगर एक सीनियर आदमी जो है वो इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहा था। तो पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों की बात सुन लेना, उनको शामिल कर लेना। आप उनके, बेशक आप जैसे कमेटी बनाई और लोगों की बात सुन ली, तो आप उसके बाद जो चाहे इंप्लीमेंट करते लोग मान जाते हैं, इसलिए कि उनको अंदाजा ये हो कि हमें शामिल थे, हम शामिल थे इस डिसीजन में। हमसे पूछा, हम पे कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर दी, कि थोप नहीं गई, हमें थोप नहीं दी गई हमारे ऊपर, हम इसका पार्ट थे। देन दे रियलाइज। और जहां तक कल्चरल उसकी बात है, यस, जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन को डील करें जहां ज्यादा मास हो, ज्यादा लोग हो, तो ये जरूर देखें कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या होता है, आप उनको क्या बेनिफिट देना चाह रहे हैं। आप उनको सब कुछ अच्छा दे दें, बट हो सकता है वो किसी एक चीज पर अटक जाए। आपने उनको खाना खिला दे, सब कुछ कर दे, बट उनकी मर्जी की चाय उनको नहीं मिलती ना, तो उसके ऊपर उनको एतराज होगा। या उनको चाय 3 टाइम चाहिए, उनको शॉर्ट नहीं चाहिए, या उनको 2 टाइम चाहिए, चाय के साथ बिस्किट चाहिए। इस चीज के ऊपर भी कभी हर्डल्स हमने देखी हैं। आपने पॉलिसी चेंज करें, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता प्रॉब्लम क्या है, सुन लें। और कल्चरल एक असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में दोनों चीजों का कम्बिनेशन करें तो ऑर्गेनाइजेशन चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस वजह से मेरे ख्याल में फरहान और मैं दोनों इस चीज को हम करेंगे। हम एक असाइनमेंट पे काम कर रहे थे, तो हम पिच कर रहे थे, फरहान लीड कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा ही एक एलिमेंट जो था कि लोग इसको क्या परसीव करेंगे। हम ये कर तो लें, हालांकि जो कर रहे थे वो लोगों के बेनिफिट के लिए हो रहा था, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने लोगों का बेनिफिट सोच के एक बहुत बड़ा असाइनमेंट करने जा रही थी, बट उनको हिचक इस बात की थी और उन्होंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उनको था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, हम लोगों को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो एनीवे, उसी चक्कर में, उस डर से कि लोगों में क्या होगा, उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये हो जाता है। तो अगर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो आप लोगों को उसका पार्ट बना लें, एक बार उनकी बात सुन लें, उसके बाद जहां उनको ये होगा कि वी आर हर्ड, हमें सुन लिया गया है, तो जैसे आई एम हियर टू सी यू, आई एम हियर टू बी सीन, तो जब उन्हें ये एहसास हो जाए कि पार्ट है किसी तरह, तो चीज आसान हो जाए। एम्पैथी के साथ हो, कल्चरल असेसमेंट हो, क्या चाहिए उनको उसका हिस्सा बना लें, मेरे ख्याल में चीजें इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाती है। राइट, जो मैं समझा वो ये है कि एक्टिव लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इंक्लूजन, कि लोगों को ये एहसास हो कि ये हम इसके साथ है और ये हमारे लिए है। और फिर ये बड़ा मसला है कि वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू, कि जैसे डॉक्टर सकलैंड बता रहे हैं कि वो महंगी गाड़ी दे रहे थे बट पीपल वर अनहैप्पी, लेकिन सस्ती से चूंकि उनका परसीव्ड वैल्यू अटैच, तो दे वर हैप्पी। तो ये टेक्निक्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी क्रूशियल कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। पंजाब में सफेद करोला, जैसे पंजाब में सफेद करोला से बढ़कर कोई चीज नहीं। कुछ भी कर ले, अगर सफेद करोला बात खत्म। सही, वेरी गुड जी। जी फरहान साहब, थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए कि क्रूशियल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी स्किल्स कौन सी हैं? पहली स्किल जो आपने बताई, पेशेंट लिसनिंग। राइट, अब लिसन कर लिया तो उसको स्टेज 2 पर लेकर जाएं, समझें, रीड बिटवीन द लाइंस, ट्राई टू डाइजेस्ट व्हाट इज द अदर पर्सन आस्किंग यू फॉर। ठीक है। और फिर उसके बाद उसको उस टोन और उस चीज को देखते हुए आपने जिससे मुखातिब होना है बोले। जिस तरह मैं कहता हूं कि अल्लाह मियां ने 2 कान और 1 मुंह दिया, सो वी हैव टू लिसन मोर एंड देन कम्युनिकेट विथ लॉजिक। अभी आजकल के इस वक्त बजट के और इन्फ्लेशन का एक बहुत चैलेंज इस वक्त चल रहा है कि एवरीवन हैज एक्सपेक्टेशन, एचआर और मैनेजमेंट, और हम ये समझ रहे हैं कि हमारे इन नारेबाजी और इन चीज़ों से या आर्ग्यूमेंट से मैनेजमेंट सैलरी बढ़ा देगा। मैं एज एन एचआर प्रोफेशनल ये कहूँगा, हम सारे लोग उस इदारे में जिसमें भी काम करें मिलकर कहें कि हम मिलकर इस इदारे की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, सैलरी खुद बढ़ जाएगी। लेट्स स्टार्ट डूइंग थिंग्स सो दैट इज वेयर द कम्युनिकेशन इज। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ विन-विन सिचुएशन or you are there just to argue for the sake of argument? तो अगर हम इस चीज को समझ सकें कि कंक्लूजन निकालना है,
हैप्पियर कंक्लूजन निकालना है, समझ सकें बात को, तो आई थिंक क्रूशियल कम्युनिकेशन ईज आउट हो जाएगी एंड विल बी ऑल बी एट अ विन विन सिचुएशन। डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, एक तो अभी फरहान साहब ने भी वही बात की, खुरम साहब ने भी की कि जो पहला स्टेप है वो क्रूशियल कम्युनिकेशन में कि भी आप उस बंदे को ये फील कराएं कि यू आर हेयरिंग हिम, ठीक है, यू आर लिसनिंग, और गिव इंपॉर्टेंस टू देयर हाँ, साइड। वो ही शी शुड फील दैट कि वो हर्ड है, ठीक है, उसकी बात को सुना गया है, फिर उसको वैल्यू दे, ठीक है, कि उसकी बात को वेटेज भी दी गई है और वो डिस्कशन में भी लाया गया है, ठीक है, और फिर रिस्पेक्टेड है। यानी वो जो आपने पॉइंट दिया ना इंक्लूजन वाला, कि जी एक्टिव लिसनिंग के बाद आप उसको इंक्लूजन पे भी लेकर आए, तो हर्ड, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। अच्छा, अब क्रूशियल कम्युनिकेशन में अगर ये 3 पॉइंट आपके ज़हन में हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, एक तो इसको आप कंटिन्यूसली लर्निंग का प्रोसेस रखें, आप सीखें लोगों के साथ, आप देखें कि लोग कम्युनिकेट कैसे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका बीइंग एन इंडिविजुअल कैरियर ग्रोथ पर्सन्स, ठीक है, हमने अपने कैरियर मैनेजमेंट में, कैरियर ग्रोथ में भी इसको लागू करें, अपने आप पे भी लागू करें। अच्छे जाए कि दूसरों के लिए आप करें तो अपने आप पे भी लागू करें। अपने आप पे लागू कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं एक बॉस को रिपोर्टिंग हूँ, ठीक है, और बॉस और सुपरवाइजर और यानी लाइन मैनेजर, और आपका जो इम्पैक्ट बड़ा क्रिटिकल इम्पैक्ट होता है आपके कैरियर ग्रोथ में, और उसमें सबसे बड़ा मेजर जो दखल है वो कम्युनिकेशन का है। अब वो क्या है? वो ये है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव सेट हों तो आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि जी इसको कैसे और किस तरह मैंने बेहतर करना है, ठीक है। जब आप उसको अचीव करें तो फिर जाके बताएं कि जी ये मैंने अचीव कर लिए और इस तरह मैंने अचीव किए, और ताकि उसको भी रियलाइज हो, उसके लाइन मैनेजर को भी, कि भाई फरहान साहब वाली बात कि आपको जिस पर्पज के लिए हायर किया गया क्या वो मीट कर रहे हैं आप, बल्कि आप उससे एक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि बिना पर्पज के ना मैनेजमेंट ने आपको हायर किया और ना आपके ऊपर बॉस रखा गया है, ठीक है। अच्छा, फिर आप उनसे जब आप मेंटोर बनाते हैं अपने लाइन मैनेजर को, तो फिर आप अगर नहीं बैठे होते उस डेस्क के ऊपर, उस टेबल के ऊपर, डिस्कशन की टेबल पे, तो आपका मैनेजर आपके बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। तो वो आपको आपकी जो मेंटोरिंग वाली बात है उसको फिर वो जाके आपको वैल्यू देगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेच्ड असाइनमेंट भी देगा, और वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल पे आपको प्रमोट भी कर रहा होगा। तो ये भी आपने मद्देनजर रखना है। ये भी आपकी कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट है कि आप कैसे अपने सुपरवाइजर को कैसे परसीव कराते हैं और किस तरह के अपने जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको कैसे शोकेस करते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपने ऊपर स्टार्ट करें और देन फिर अपने एम्प्लॉइज के हवाले से भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी उसको सर्टन चीजें मद्देनजर रखते हुए करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज आपके लिए वो उतनी क्रूशल होगी जितनी वो दिखाई देने में नजर आती है। थैंक यू। अब इसी बात को थोड़े से चेंज एंगल के साथ खुर्रम साहब आप कमेंट करें। हमारी जो कमेंट्स आ रहे हैं ना उसमें यूं लग रहा है कि जैसे इम्प्लाई और मैनेजमेंट, इम्प्लाई और बॉस, ये वो कंपेटिटिव हैं एक दूसरे, सॉरी कॉम्पिटिटिव हैं टू ईच अदर। हालांकि अगर आप डिस्कनेक्ट है, समवेयर डिस्कनेक्ट। एग्जैक्टली हाँ, तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये हमारे क्रूशियल उसकी तरफ लेके जा रहा है और तरह की डिस्कनेक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है। इस पे जरा रोशनी डालें। असल में पहली बात ये कि गैप बहुत बढ़ जाता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करती कि गैप बहुत बढ़ जाता है, अफसर हो जाता है, बहुत बड़ा अफसर हो जाता है, वो बात करना पसंद नहीं करता, ये रूटीन में एक कनेक्ट, एक देखें दो चीजें, एक तो टेक्निकल गैप होता है सही, और बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो एचआर का नॉर्मली काम यही होता है कि वो ब्रिज बनते हैं, इसलिए कि आप हर एचआर मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली एचआर एज ए स्टैंड बैक यूज होता है कि लोग अपनी भड़ास निकालें, उनसे बात कर ली जाती है, दे आर इश्यूज, तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। और ये बड़ी आजकल के दौर में, डिप्रेशन के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ना एट टाइम्स कोई चाहिए होता है जिसको आप कह सकें, आपकी बात सुन सके।
तो ऑफिस इश्यूज में भी ये बात आ जाती है। तो गैप बढ़ता जा रहा है, लोग अपने अपने फोन में बंद है। दूसरी बात, जैसे फरहान ने बात की थी ना, एट टाइम्स होता क्या है कि पर्सनैलिटी दरम्यान में आना शुरू हो जाती है। लोग ये भूल जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम थे किस लिए। मैं सिर्फ जूनियर्स के लिए बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। लोग ये भूल जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम आए किस लिए हैं, हमारा मेन काम क्या है। उसको छोड़ छाड़ के वो अपनी चीजों पे आ जाते हैं जी मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो इस चीज को करने के लिए अगेन मैं तो यही कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स की है। सीनियर्स हैं, ज्यादा जाहिर बात है, अगर अल्लाह मियां ने उनको ज्यादा बड़ा एजाज दिया या ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स को लेनी चाहिए कि उस ब्रिज को कम करें, एक्सेसिबल रहे। ज्यादातर जितने कमेंट्स हम ज्यादा सुन रहे हैं, ये कह रहे जी मैनेजमेंट बात ही नहीं सुनती, बहुत मुश्किल है बात करना, वो सिर्फ इंप्लीमेंट करती, चीजें थोपते हैं। एक जमाने में ना ये बड़ा मशहूर था सेठिया कल्चर जिसको हम कहते हैं। मैंने सेठ कल्चर में काम किया हुआ। सेठ कल्चर के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। मैं कैन नॉट से कि जी सेठ कल्चर के नुकसान आते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। बट जनरल एक बात, और एक और साहब ने बात की कि जी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एचआर वालों का काम, तो एक लेबर ऑफिसर हुआ करते थे और एक एचआर है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। अभी भी जो है ना वो एचआर लेबर ऑफिसर्स के नाम कन्वर्ट करके उनको जो है, जिनका वाहिद मकसद ये होता था किसी तरह लोगों की तनख्वाह काटनी है, हाजिरी काटनी है, तनख्वाह काटनी है। ये काम फैक्ट्रीज में होता है, मैंने फैक्ट्री चलाई नहीं है तो उसमें ये काम होता है। तो डेट इज नॉट एचआर, वो लेबर ऑफिसर का काम, उसको हम एचआर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। खैर, पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल में सीनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वही क्रूशियल कम्युनिकेशन में आती है कि लोगों को ना सुनना शुरू कर दें। लोगों को सुनना शुरू कर दें कि इश्यूज आ क्या रहे हैं। कभी कभी इतने माइनर इश्यूज होते हैं जो बढ़ते बढ़ते सिर्फ इस वजह से बहुत बड़े हो जाते हैं, और इस तरह के कमेंट्स आते हैं जिस तरह के आ रहे हैं। गैप बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी धुन में हैं, जूनियर अपनी धुन में है, सीनियर्स अपनी धुन में, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सीनियर इस चीज में कि मैं क्यों कम्युनिकेट करूं। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देख लें कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे एंटरप्रेन्योर है, हमारा पर्पस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल चलाना है, जिससे हमारा रिस्क आ रहा है। एंटरप्रेन्योर का भी रिस्क आता है, वहां से एम्प्लॉय का भी रिस्क आता है। जो सीनियर है जूनियर है, हमारा रिस्क उस इदारे से आ रहा है, तो उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। तो गैप को कम करें, लोगों को सुनना शुरू कर दें। अगर हम सीनियर्स जो है वो लोगों को सुनना शुरू कर दें तो आधे मसले मेरे ख्याल में 60-70% तो इश्यूज ही खत्म हो जाएंगे। 30% जो जेन्युइन इश्यूज होंगे उनको टेक्निकली हैंडल किया जाए। उस गैप को रिड्यूस करना, और यही क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल की बात है कि आप कम्युनिकेट तो करें, आप उनकी बात सुन तो लें, साथ लेके चलना है। एम्पैथी से स्टार्ट करें, टेक्निकल उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाएगी। सिर्फ सुनना शुरू कर दें। इन ज्यादातर कमेंट से मुझे ये लग रहा है कि गैप इतना ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, आप ये लग रहे हैं आप रिडंडेंट हैं कि यार हमारी बात तो सुनने वाला कोई है नहीं, हमें कौन पूछता है। आते इंप्लीमेंट करके चले जाते हैं। दो कि हम उसी चक्कर में अपना रोल ना कर रहे हो। जैसे अभी जकलन साहब ने बात की थी कि बाहर स्ट्राइक नहीं होती, मैं टेक्सटाइल में रहा हूं। सबसे बड़ा इश्यू ये होता कि अगर आपने कोई चीज लेट की, स्ट्राइक हुई ना, तो दो डैमेज हो रहे होते थे। एक तो खैर जाहिर बात है जिस वजह से काम हो रहा है, दूसरी वजह से जो स्ट्राइक का पीरियड है वो सारा वर्किंग पीरियड हो रहा होता था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कहती थी इस पीरियड की आपको तनख्वाह नहीं देगी, वो कहते जी हमने स्ट्राइक इसलिए की कि आप लोगों ने हमारा काम नहीं किया था। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती हैं। गैप को कम करें, कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, सुनना शुरू कर दें लोगों को, उनको इंक्लूजन स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो है मेरे ख्याल में 60-70% मसले जो अजम्पशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर टेक्निकल हर चीजें हल करना आसान हो जाएगी। थैंक यू। हमारे पास अब 1-2 मिनट रह गए हैं, तो आई विल स्टार्ट विद सैयद फरहान साहब। सर, आप कोई 2 डूज और 2 डू नॉट बताएं। क्या टेक अवे है हमारी ऑडियंस के लिए? आई थिंक एक सबसे वो जो एज का मैंने कहा, डिफरेंस ऑफ एज की वैल्यू दें। 20 साल 30 साल छोटे हैं उनको, और जो दूसरा साइड मैं कहूँगा स्पेशली एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सी ज्यादा सीजनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो इस वक्त की जो जनरेशन है जो 30s में है, वो एचआर पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज, हर किस्म की पॉलिसीज से डिफरेंट सोचती है। तो जो 40 इयर्स 50 इयर्स की पॉलिसीज चल रही हैं बहुत सारे इदारों में, ठीक है, उनकी को ये कहना कि यही होता है, आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू सक्सेस। लिसन टू देम, वैल्यू देम, ब्रिज द गैप बिटवीन what their expectations are, and their expectations are more true because they are better consumers, because your population is predominantly 40% plus in a younger age, right? तो आपका कंज्यूमर भी हैं। तो आई थिंक ये गैप आपका कम हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ और इंडिविजुअल्स भी हैप्पी एंगेज्ड एम्प्लॉइज बन जाएंगे। थैंक यू। खुर्रम साहब।
देखिए, सबसे मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जैसे अगर छोटी सी बात है, अपने बच्चे होते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप, आप जैसे फरहान ने बात की, वो हमारे घरों में भी आ जाता है। बट नई यंग नस्ल को आपको समझना चाहिए कि उनकी सोच क्या है, तो उनकी बात को समझें, उनको इंक्लूड कर लें चीजों को, तो मेरे ख्याल में चीज आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप उसको ये इंप्रेशन आपने देना है टेक्निकली एम्पैथिकली यूज करके कि नहीं, तुम्हारी बात में वैल्यू है, तुम्हारी बात को हम वैल्यू कर रहे हैं, बट टेक्निकली ये चीज ज्यादा बेहतर है। इंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, पेशेंस के साथ पहले एक स्टेप पीछे चले जाएं, जहां भी एक स्टेप पीछे जाएं और ये चीज कर ले, दोनों पार्टीज, दोनों इवेंट जुड़ के आप समझ ले दूसरा क्या कहना चाह रहा है, चाहे वो सीनियर चाहे वो जूनियर हो। तो अगर ये चीज स्टार्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में लुब्बे लुबाब ये है कि ट्राई एक्सेप्टिंग द अदर पॉइंट ऑफ व्यू और ट्राई टू लिसनिंग द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो चीज वेरी राइट जी। अरशद साहब, जहां तक मेरी जो बात है, जो मैं चाहूंगा कि असर्टिवनेस और एम्पैथी को कंबाइन करके आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, मुख्तसर अगर मैं बताऊं, असर्टिवनेस ये है कि अपनी बात को क्लियरली दूसरे को बताना, ठीक है, व्हाइल कीपिंग द व्यू एंड बाउंड्रीज ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी बाउंड्रीज को। अच्छा, एम्पैथी में अगले की बात सुनना, लेकिन उसके इमोशंस और नीड्स को भी मद्देनजर रखना। जब आप दोनों चीजों को कंबाइन करके आप कम्युनिकेट करेंगे तो फिर आप अपने कैरियर में भी ग्रो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के वाइड के पर्सपेक्टिव में भी ग्रो करेंगे, और फरहान भाई वाली बात कि फिर मियाँ बीवी और बाप बेटे का वो जो तल्लक है और जो जनरेशनल जो गैप्स हैं वो भी कवर होंगे, कि असर्टिवनेस और एम्पैथी को कंबाइन आपने प्रैक्टिस करना है। ये मेरी अपने आप से एडवाइस ये है। बिल्कुल सही कहा। आई थिंक ये जो लास्ट में टिप्स हमारे तीनों कंसल्टेंट्स और स्पीकर्स ने दी हैं, नथिंग लेफ्ट टू ऐड। आई कैन जस्ट रिपीट कि एम्पैथी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड द अदर साइड, लिसन एक्टिवली, try to include people in your decision making and communication. So in other words, the more we are positive attitude we have, more we towards the humanity, we can easily overcome the problems of communication. Thank you very much, Farhan Saab, Khurram Saab, Dr. Saklan Saab, and everybody on board. We are very happy to have you with us, and we hope to continue this learning experience all the time. Thank you and Allah Hafiz. थैंक यू। हमारे ऑडियंस बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत और प्यारे लोग हैं जी। बहुत जबरदस्त। ओके, Allah।